तो इस बड़ी खबर पर तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज और कहीं ना कहीं एक किरकिरी भी हुई है। जब आपसे नए नियम बनाने के लिए कहा गया था तो शब्दावली कम से कम स्पष्ट करते थे ताकि जो गैप है सवर्ण और SC ST OBC में, वो गैप कम से कम थोड़ा कम होता है। इससे तो गैप और बढ़ गया। देखिए, सरकार की तरफ से भी जो क्लैरिफिकेशन है वो आने हैं और सरकार की तरफ से जो रूल्स बनाए गए थे उन रूल्स को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी क्लैरिटीज होनी चाहिए। तो और ठीक है, समय दिया क्लैरिटी है लाएंगे। अब 2000। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके साथ वकील मौजूद है, बातचीत करिए संजय। इसमें कुछ छात्र जो पीड़ित छात्र हैं वो यहाँ आए हैं और उन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की। उनके वकील पुष्कर हमारे साथ हैं। पुष्कर, आज का ये आदेश आप लोगों की कामना की कितनी पूर्ति करता है? जी बिल्कुल, बहुत पूर्ति करता है। और बेंच ने ये बोला है कि 25 जुलाई 2017 से 17 में जितने भी पिटिशनर्स थे और वो यहाँ पर भी इस पिटिशन में कोर्ट में अगर आए हैं और 16 तारीख से पहले उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उन सबको अकोमोडेट किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि केवल 6000 वैकेंसी हैं। उन्होंने कहा है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए और जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको ही इसमें अकोमोडेट किया जाए। तो हमारे लिए बेशक बहुत अच्छा ऑर्डर है कि जी नेहा। ठीक है, अभी इसका स्वागत कर रहे हैं तमाम वो लोग जिन्हें कुछ दिन पहले हम सड़क पर प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे। ये जाहिर तौर पर राहत लेकर आया है। हिमांशु, अपनी बात पूरी करिए। के किसी गाइडलाइन सबसे जो कमेटी बनाई जाएगी उस वो एक बार फिर से, जैसा कुमार अभिषेक या शशि भूषण कह रहे थे, कि सबके साथ बातचीत करके दोबारा जो रूल्स है उनको एक बार पुनर्विचार किया जाएगा। उनमें और क्या क्लैरिटीज दी जा सकती है, सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन हो, जो कमेटी बनाई जाए और रूल्स के अंदर इस तरीके से चीजें हो कि कोई मिसयूज करे इस नियमों के तहत तो उसको जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसमें तमाम इस तरीके की चीजें जो है वो उसमें अमेंड की जाएंगी जो रूल्स है। और उसके बाद ही जो है रूल्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के बाद ये तय किया जाएगा कि इंस्टीट्यूट जो है इन्हीं रूल्स के आधार पर जो है अपने SOPs जो है वो बनाए और उस पर फिर जो हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक कमेटी हो, उस कमेटी के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सभी जातियों का प्रियंका होना चतुर्वेदी चाहिए। का रिएक्शन आ रहा है, सुनवा देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, UGC के नई नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, ये राहत भरी खबर? प्रियंका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं कह रही थी ये जो आज आया है स्टे, आया है ऑर्डर, ये उस अहंकारी सरकार के मुंह पे तमाचा है जो हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। दुनिया भर में, देश भर में पूरे प्रोटेस्ट बढ़ते रहे, सब यही कहते रहे ध्रुवीकरण करने के लिए आप और ध्रुवीकरण कैंपसेस में ला रहे हो, नफरत को बढ़ावा दे रहे हो। आप एक वर्ग को बता देते हैं ऑप्रेस्ड है, दूसरे वर्ग को कहते हैं ऑप्रेसर्स हैं। ये कहाँ तक लाजमी है? मैंने इस पे अपनी आवाज उठाई थी। मैं उम्मीद करी थी केंद्र सरकार लेगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। मैं उसका स्वागत करती हूँ। प्रियंका, आपको नहीं लगता कि 2012 के जो नियम थे उसमें सुधार की जरूरत थी? जो नए नियम आए उससे तो सवर्ण और SC ST OBC में गैप और ज्यादा बढ़ गया। अब आपसे यानी कि सरकार से ये कहा जा रहा है कि अब आप इसको स्पष्टीकरण दें, सरल भाषा में लाएं, कमेटी का गठन करें। ये एक तरीके से आप तो इसे तमाचा कह रही हैं, लेकिन ना कहीं अपनी सोच को भी रिवर्क करने के लिए कहा है। नहीं, तमाचा ही तो है जब कहेंगे कि जो अब गाइडलाइंस आया है UGC के अंतर्गत, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, वो उसमें भेदभाव बढ़ाने वाला है, वेग है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और ये और हमें 70 साल पीछे ले जाएगा हमारे कैंपसेस को और नफरत बढ़ाएगा। ये उनका कहना है, मानना है और उनको रिवर्क करने को कहा है। हम भी यही मांग कर रहे थे कि इसको विड्रॉ किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए। जिस तरीके से आप भेदभाव ला रहे थे वो गलत था। मुझे ट्रोल किया गया, मुझे गालियां दी गई, मेरे सरनेम का इस्तेमाल कर करके ये कहा गया था मैं अपर कास्ट की बात रखती हूँ। पर सच्चाई ये थी कुछ भी नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जाएगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी और वही आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जो काम हो रहा था UGC गाइडलाइंस के माध्यम से, उस पर रोकने का काम किया। और अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म रह गई है, उस नोटिस को, नोटिफिकेशन को इमीडिएटली विड्रॉ करेंगे, माफी मांगते हुए देश से। ठीक है प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच विष्णु शंकर जैन से मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने बातचीत की, आपको सुनवा देते हैं। कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है, जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से HEI कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, यूजीसी लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है। यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज अंतरिम भी रिलीफ मिल जाए तो आगे उससे याचिकाकर्ताओं को काफी सहूलियत हो जाती है। तो उन सबको अकोमोडेट किया जाए, मतलब कि बचे हुए सारे लोगों को नौकरी दी जाए। पर संख्या ज़्यादा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 6000 की संख्या जो अभी वैकेंट है उसको भी बढ़ाया जाए। तो जितने रिमेनिंग बच्चे हैं उन सबको अकोमोडेट किया जाए। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। 2017 के बाद अब उस समय जो ताला लगा था कोर्ट ने वो ताला खुल गया है और अब वैकेंसीज जितनी भी हैं वो फिल करी जाएंगी। तो इसमें कोई समय सीमा दी है कोर्ट ने? अभी 1 हफ्ते का समय दिया है गवर्नमेंट को रिप्लाई करने के लिए कि संख्या बढ़ा सकते हैं या केवल 6000 तक ही सीमित। कब तक आप करेंगे वो सारी समय सीमा बताएंगे? हाँ, वो सारी समय सीमा बताएंगे। यानी बस अब अगले हफ्ते की बात और है, अगले हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार ये। ठीक है, ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। पटना, हरदोई, दरभंगा, देवरिया, उज्जैन, अलवर, ये सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, सबसे ज्यादा प्रदर्शन हमने शायद उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा यूजीसी के नए नियमों को लेकर। बिल्कुल, और देखिए 13 जनवरी को जब नए नियम लागू किए गए थे तो अगले 2-3 दिनों तक शायद जो कैंपस के छात्र हैं वो समझ नहीं पाए थे, अगर खास तौर पे कहें जो जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्र हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आई सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, तो उनकी आपत्तियां सामने आने लगी थी नेहा। और हमने खुद देखा पटना यूनिवर्सिटी जिसका एक अपना बहुत ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो एकजुट हुए, नए नियमों के खिलाफ लामबंद हुए। हालांकि कई टीचर्स ऐसे थे जो कि जनरल कैटेगरी से आने के बावजूद यूजीसी के नए नियमों का समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो संख्या थी, कल भी देखा हमने पटना में जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था यूजीसी रोलबैक को लेकर के, तो आपत्तियां लगातार आ रही थी। और सबसे बड़ी मुश्किल, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, सबसे बड़ी मुश्किल जो बिहार में एनडीए की सरकार और सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनके अंदर थी। और एक तबका ऐसा कहीं ना कहीं है शासन के अंदर भी, जो बिहार में सरकार है, जो सत्ताधारी दल है उनके अंदर भी, जो इसको लेकर के नाराज था। भले ही वो खुले तौर पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि 2 फरवरी से जो विधानमंडल का सत्र शुरू होगा बिहार विधानसभा का, वहां ये मामला भी गरमाएगा। तो उन परिस्थितियों में एक राहत की खबर है बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसके लिए भी, कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो तात्कालिक तौर पर निर्देश दिए हैं और जो व्यवस्था दी है, उसके बाद इस मामले को लेकर के जो एक बखेड़ा खड़ा हुआ था और आपत्तियां जिस तरह सामने आ रही थी, अब उस पर थोड़ा विराम तो लग ही जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो छात्र आपको सुनवा देते हैं जो इस नए नियमों का विरोध कर रहे थे। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको रिजर्वेशन के बोझ तले इतना दबाया गया है, फिर भी हमने उसके अगेंस्ट ज़्यादा कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा किया और सोचा इसी भरोसे से हम आगे बढ़ेंगे। पर जब अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद भी हमारे ऊपर फॉल्स क्लेम्स लगाए जाएंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप हमें बताइए। उनका भी यही कहना है कि ऑलरेडी जब रूल बने हुए थे तो इस रूल की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों में आपसी मतभेद कराने की सरकार कर रही है, हमारे आपसी मतभेद पैदा होंगे इस रूल से। ये घातक रूल है। सरकार से मेरा आह्वान है, हम समस्त युवाओं का आह्वान है कि इस रूल को वापस लिया जाए, अन्यथा अभी तो कागजों से कैद करोगे इल्म की उड़ान को, यूजीसी ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को।
फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे से दबाई गई। हम ब्राह्मण हैं, अलग जातियों के लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि सवर्ण हमेशा सरकार के साथ रहे, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ रही है, सरकार हमारे साथ खड़ी रहनी चाहिए, तो उस समय सरकार खामोश बैठी है। ये जो कानून है, इससे जनरल को, मुझे लगता है जनरल कैटेगरी को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, उन्हीं को छोड़ दिया है। आपने कभी दीवारों पे लिखा देखा है ओबीसी SC ST देश छोड़ो, कैंपस छोड़ो? जरूरत किसे है? ब्राह्मण छोड़ो, बनिया छोड़ो, राजपूत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। कौन कह रहा है? आप बताइए, किसी भी SC ST या तथाकथित किसी भी निम्न जाति को आज तक किसी ने ये ऐसे भद्दे शब्द कहे? इसमें जो एक तरीके से इन्होंने कह दिया है कि गुनहगार एक पक्ष मान लिया है। आपके बिल का नाम, आपके कानून का नाम, जिसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी। आप किस प्रकार इक्विटी का प्रमोशन करते हैं जब आप कास्ट कॉन्शियसनेस को इस प्रकार बढ़ावा देते हैं कि इस प्रकार का आक्रोश आपको पूरे कैंपस में देखने को मिल रहा है? अब आपको अलग अलग शहरों की प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली, आगरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, औरैया, बागपत, संभल, पटना, हरदोई, देवरिया, उज्जैन, दरभंगा और अलवर की तस्वीरें हैं, जहां पर कमोवेश एक ही स्वर में ये आवाज बुलंद की जा रही कि नए नियमावली दरअसल भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा देती है। और इस रेगुलेशन को लेकर बीजेपी में ही दो फाड़ हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये विधान किसी के साथ अन्याय के लिए नहीं है, तो वहीं बीजेपी के नेता पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने इसे सवर्णों के खिलाफ बताया। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन निवारण समिति ने कहा है कि इसमें ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि भाई इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, जो शिकायतें आई हैं इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, उसमें कोई विवरण नहीं है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से नई गाइडलाइन बनानी चाहिए, और नई गाइडलाइन के अंतर्गत ये आया है कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे दिया गया है, जो गैर संवैधानिक है। इसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ है। दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। UGC का मामला जो असमानता है, उसको समानता में लाने के लिए एक कानून लाया गया है। और कानून बनाते समय जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के समाज के 17 लोग उस कमेटी में थे, पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों ने उस कमेटी में रह करके उस बिल को पास किया है। और मजे की बात आपको बता दें कि उसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि भाई इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको यह है तो हम एक कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में इसकी समीक्षा करा लेते हैं, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार लेंगे।